Good afternoon, students. Today I will teach you physics topic. We are discussion about Kirchhoff law. Numericals question, because I told you the formulae and rules of the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law basically has two formulae and two rules. First, I told you the laws current. Second, the laws voltage. In Hindi, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ संधि का नियम, दूसरा वोल्टेज का नियम. सो टुडे आई विल टीच यू किरचॉफ फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल्स, बिकॉज if you will do numericals then it will be crystal clear to you. Okay, otherwise you are having some problems. Okay, so today I am going to tell you some numericals question on Kirchhoff's second law, because I told you in the previous video the numericals over first law of Kirchhoff, that is like this. You can solve, okay, that is joining point, sandhi bindu, you can say in Hindi sandhi bindu, and there are incoming current, incoming towards the point, incoming towards to joining point. So this is incoming point and this is the outgoing current entering, and this only one existing. So this is very simple. You can solve 8 plus 6, yes, coming, plus this also coming 7, and this going outside. So minus I equal to 0, because you know very well sigma is equal to 0. So I apply this rule: 8 7 8 6 for 14 plus 7 minus I equal to 0, and 14 plus 7 21 minus I is equal to 0, 21 is equal to I, you can say I is equal to 21 ampere. So here the value of this 21 ampere, and you can understand also 8 से 14 7 21, क्योंकि तीनों करंट आ रही है, एंटर हो रही है, प्रवेश कर रही है, और जो प्रवेश करती है वो प्लस की जोड़ लेते हैं. ये भी आ रही है संधि में, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है. तो इस संधि में कुल धारा कितनी हुई? 6 7 13 8 21. तो जो जाएगी इसमें वो जुड़ के वो 21 तो जाएगी, क्योंकि जो धारा होती है ये किसका नियम का पालन करती है? एडिस नियम का पालन करती है. एडिस नियम मतलब सिंपल बीजगणित के नियम से जोड़ देते हैं, ठीक है. एडिस नियम का पालन करती है, इसलिए हमने ये निकालना सीख लिया था, और आपसे शॉर्टकट में भी आता है और आपसे लॉन्ग कट में भी आता है, ठीक है ना. अब तो आपको वो समझ में आ गया. अब ये वाला नियम देखते हैं. तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत भाग बल ये है, इसका नाम रख लो क्या, E1, और एक दूसरा विद्युत भाग बल क्या, 2 वोल्ट का है. ये कितना वोल्ट का सेल है, विद्युत भाग बल कितना है इसका, 4 वोल्ट है. ऐसा कितना, 2 वोल्ट है, इसको मान लो E2, है ना. अब जो इससे कितनी धारा निकल रही है, मुझे नहीं पता कितनी धारा निकल रही है इससे, क्या मान ली मैं, हाँ इसमें धारा निकालनी है. इस सेल से कितनी धारा निकल रही है, तो जितनी धारा इस सेल में जाएगी, ध्यान दो इस बात पे, जितनी धारा इस सेल में जाएगी तो उसके पीछे जो रेजिस्टेंस लग रहा है उतनी धारा उसमें आएगी. यानी कि मैंने धारा क्या मान ली, इसमें मान ली मैंने I, तो इसमें धारा कितनी आएगी, I, इस रेजिस्टेंस में. और इसमें क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में ऑलरेडी 2 एम्पीयर की धारा बता रही है, तो यहाँ भी कितनी होगी, इसमें ये 2 एम्पीयर की धारा होगी. इसका प्रतिरोध कितना, 8 ओम है, इसका 6 ओम है. यहाँ पे सब चीज क्लियर है. यहाँ पे विद्युत भाग बल पता है E2, और जो इसमें धारा कितनी आ रही है, धारा कितनी निकल रही है, क्योंकि जितनी धारा इस साल से निकलेगी, इस साल से धारा इन्होंने बता रखी 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर इसमें होगी, क्योंकि मैंने बताया था इस सेल के जो पीछे लग रहा है उसमें वही करंट होता है जिससे जितनी सेल में से निकलती है. तो वैसे मैंने इस सेल में से गुजरने वाली धारा का मान निकलवाने को बोल रही है. यानी कि E1 में क्वेश्चन आपका E1 में
कितनी धारा प्रवाहित होगी और दूसरी तरह से कह सकता है, घुमा के कह सकता है इसमें इस परिपथ में 8 ओम, ये बेसिकली ओम का निशान है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इस परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो किरचॉफ का नियम है ये क्या करता है, बेसिकली ये परिपथों में धारा निकालने का काम करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि इसमें क्या 2 सेल लग रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस है, 2 धारा बहेंगी, क्योंकि 2 सेल, एक धारा इधर से निकलेगी, एक धारा से निकलेगी। तो मैंने आपसे बताया था कैसे निकालते हैं। तो ये थोड़े क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं, तो इनसे धारा निकालना, प्रतिरोध निकालना किरचॉफ ने थोड़ी हेल्प की है। और ये रूल ऐसा, इसमें सेकंड वाला नियम ही है, फर्स्ट वाला तो खैर कहीं कहीं लगता है, लेकिन इस सेकंड रूल ऐसा कि हर सवाल में लग जाता है लगभग, इस चैप्टर के अधिकांश सवाल। तो इसको चैप्टर इस रूल को समझने से पहले मतलब इस रूल को समझाया मैंने, लेकिन इसके सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके 1-2 सवाल बताऊंगा मैं, फिलहाल तुम समझो। तो बहेगी, कितनी धारा बहेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने समझ में नहीं बात की तो मुझे फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, यानी मुझे धारा निकाल ली इसमें, जितनी धारा इसमें निकलेगी उतनी धारा इसमें होगी। तो बेसिकली धारा निकालनी, क्योंकि इस सेल की धारा पता है और इसमें कितनी करंट आएगा, जितनी धारा इतनी निकल रही, धारा कितनी निकल रही सेल में से 2 एम्पियर की, तो इसमें कितनी 2 एम्पियर होगी। तो मैंने बताया था कि किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा का मान पता होना चाहिए, धारा का वितरण करना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, धारा का वितरण करके तब किरचॉफ का नियम लगा लेंगे, सेकंड रूल, ठीक है। तो प्रत्येक, तो मैंने एक काम करा, इसमें धारा निकाली मैंने, मान ली इसमें आई, और ये धारा कितनी मानी मैंने, I1, ये मान ली मैंने I2, यानी कि I2 कितनी है, हाई है, यानी कि ये कितनी है I2, और ये कितना रेजिस्टेंस क्या मान लो, इस वाले को रेजिस्टेंस को R1 मान लो, इसे R1, और ये क्या मान लो R2 मान लो, ठीक है। चलो फिर इसे एक काम करो, फिर इसको मान लो E2, क्योंकि यहाँ 2 मान रहे, सब हम 2 मान रहे। चलो एक काम करो, फिलहाल तुम इसे I1, क्योंकि E1, और ये I1 और ये R1, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत ना, इससे ज्यादा फर्क ना पड़ता, ठीक है। बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये अब देखो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए, तो बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, वी गेट, देखो किरचॉफ सेकंड लॉ से पहले हम क्या खींचते हैं, इसमें तीर का निशान खींचते हैं, मतलब कि हैरो खींचते हैं। हैरो कैसे खींचता है, हैरो इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि हैरो, जैसे ये प्लस का ध्रुव है, इससे करंट निकल तो इससे भी गया, तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ इसे, ये जो मैंने गोल खींच रखा है इसका कुछ काम नहीं, मैंने ऐसे बताया था आपको। तो मैंने ऐसे एरो खींचना स्टार्ट किया, तो जब मैंने ऐसे खींच दिया, और तुम ऐसे भी खींच सकते हो, क्योंकि प्लस तो इधर भी है, तो अगर आपने ऐसे खींच दिया इसको मान करके, तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा, पूरा सर्किल बंद करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मेष, फर्स्ट मेष हो गया, मतलब मेष का मतलब क्या हो गया, एक खंड हो गया, इतना एक पूरा टुकड़ा हो गया अंदर। और हाँ, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है केवल बंद परिपथ में लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लोज है नहीं ये परिपथ, इसका नाम रख लो A B C D, तो क्लोज मेष A B, क्योंकि करंट ऐसा हमने डायरेक्शन ऐसे बताई ना इसकी, ऐसा मत लिख देना ADC, अगर तुम उधर को डायरेक्शन बताते तो उधर को लिख देते ऐसे नेम के। तो जैसे आपने जैसा आपने करंट ये तीर के निशान खींचे हैं, मतलब कि ये ड्रा करा है आपने, एरो ड्रा करा है, तो उसके हिसाब से करना आपको, जैसे आपने एरो ड्रा करा है वैसे ही करना। एक बात, इस बात को ठीक से समझ लेना, A B C D E, A
ए तक, जहां से स्टार्ट हुई तो वो फोर है। एक ये साइकिल होगी, साइकिल का मतलब फोर है, क्या होता है, चक्र होता है, मतलब क्लोज। अब देखो इसमें लगा लेते हैं, यानी कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम था, पहले उसको लिख लो, सिग्मा सिग्मा आई इंटू आर, आई आर इजिकल टू सिग्मा ए, ये रूल था उसका। अब ये रूल अगर तुम्हें लगाना सीख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि आपने तिरक निशाने से खींचा, तो यहाँ देखो निकल रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन सेम है। तो हमें केवल प्रतिरोध में और उसमें धारा से मतलब होता है, यानी कि इस वाली लाइन में देखो पहले क्या है, प्रतिरोध की धारा कितनी इसमें, I1, और I1 क्या मानी मैंने, चलो I1, चलो हाँ मान लो I1, और प्रतिरोध कितना है इसका, 8 ओम। अब ऐसे आए, लेकिन इसकी धारा कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है इधर को, समझ रहे हो ना। अब डायरेक्शन इसकी इधर को हो रही है, यानी कि अपोजिट हो गई। यहाँ देखो, यहाँ सेम थी तो मैंने प्लस का लिया, मतलब प्लस लगाया नहीं है लेकिन प्लस का ही है। अब जब तुम ऐसे लोगे तो आप लगाओगे तो प्लस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी हो गई, ये साइड इधर को निकाल रहा है और डायरेक्शन तो तुम्हारी इधर को है, तो माइनस लगाओगे पहले आप, फिर ये धारा कितनी इसमें, I2, पहले ऐसे कर लो, I1 R1, और ये कितना I2 R2 बराबर कितना। अब यहाँ पे दोनों सेल के अपोजिट है ना, क्यों, क्योंकि देखो इस सेल के अपोजिट है, ये सेल का तो सही है साहब, तो ये क्या हो गया, इवन प्लस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल का भी ऐसे देखते हैं कि अपोजिट है नहीं है, तीर का निशान खींचने से, तो ये अपोजिट में जा रहा है ऐसे। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो यहाँ कर देता हूँ सवाल को सोल्व, है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी, I1 की क्या मानी आपने, I मान रखी है, तो आपने क्या रखा, I1 की जगह I रख दिया, और जो रेजिस्टेंस है R1 उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, R2 कितना 6 एम्पियर है, और इक्वल टू E1 कितना है 4 वोल्ट, और फिर प्लस माइनस माइनस है, वो कितना E2 2 है। अगर आपने ये लगाना सीख लिया तो बहुत समस्या सोल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल है। 6 दूनी 12 हो गया, और बराबर कितना, 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2। अब 8 आई, ये 12 उधर जाएगा, माइनस का है, तो ये इक्वल के निशान से जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना 2 प्लस 12, 8 आई इक्वल टू कितना 14। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 7/4। इसको डिवाइड कर लेना आप, तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसमें कितनी धारा आ गई, 7/4 एम्पियर। डिवाइड कर लो इसे, जितने भी आएगा तो उतनी धारा निकल रही है इससे, तो इस सेल में इतनी धारा निकल रही है, और वही धारा सेम यही है, ठीक है। तो बस ये सवाल था, और ऐसा हमने लगा लेना है। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, अगर नहीं आया तो बता देना, दोनों कंडीशन में बता देना आप। अब एक दूसरा सवाल बोल लेते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल बोल लेता हूं मैं, सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, ये आप ऐसा बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये फिर हम बनाते हैं तो उल्टा बन जाता है थोड़ा सा। पहले पॉइंट लगा ले करो, आप स्पोर्ट कर ले करो, उसके बाद आप बना ले करो, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें बैटरी कनेक्टेड कर रहा हूँ एक, तो एक बैटरी कनेक्ट, एक सेल मैंने कनेक्टेड किया, चलो बैटरी लगा देता हूँ पूरी, ठीक है, यानी कि सेल लगा दी मैंने, समूह लगा दिया पूरा। ये एक यहाँ पर लोग भी यूज कर लेता हूँ, है ना, ये सब पूरा पता लग जाएगा आपको। तो ये कुंजी है, की है, के फॉर की, कुंजी जो करंट फ्लो करती है। अभी क्या है, ऑफ है, लेकिन मैं इसे एक काम कर रहा हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ से करंट निकलेगा, करंट क्या निकलेगा, मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इसमें से करंट कितना निकल जाए, 2 एम्पियर का निकल रहा है, कितना 4 एम्पियर का यहाँ से करंट निकल रहा है बच्चों, ठीक है।
अब आप यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये 4 एम्पीयर करंट निकल रहा है। अब यहाँ जाके, क्योंकि प्लस से निकलता है, ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ आके जो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये जहां से ये बटा ऐसे दो हिस्सों में जा रहा है, बट के जा रहा नहीं जा रहा बट के, यानी कि इसके जो धारा थी हमारी हाई मान लो इसे, हाई इक्वल टू 4 एम्पियर। अब इसके दो हिस्से हो गए, इसमें मान लो मैंने I1, इसमें कितनी मान लो I2, है ना, I1 I2, क्लियर। अब ये वाली अगर बात पता लग गई तो आपको ये पता है कि भाई चलो इसका रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम, इसका मान लो 8 ओम, इसका मान लो 6 ओम, इसका मान लो 12 ओम। ठीक है बच्चों, ये वाली बात पता लग गई आपको, ठीक है। तो जितनी धारा इसमें मान लीजिए यहां से I इक्वल टू 4 एम्पीयर करंट आ रही थी, यहां से इस सेल से निकल के आ रही थी। ये कुंजी भी काम कर रही है क्योंकि ये ऑन है इस टाइम, मतलब क्लोज है। क्लोज का मतलब ये टच है, ओके, टच का मतलब ये ऑन है, ऑन। ये बात तो आपको पल्ले पड़ रही होगी, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना 4 है। अब इसके दो हिस्से हो गए ऐसा, I1 I2, यानी कि इस धारा के दो हिस्से हो गए, क्लियर। अब जितनी धारा इधर गई है I1, तो वही इसमें वही होगी धारा है, और इसमें भी I1 ही होगी। और जितनी धारा I2 इसमें है उतनी धारा किसमें होगी, बिल्कुल सेम इसमें होगी, किसमें I2 होगी। चलो मैं इनके नाम इनकी वैल्यू मैंने बता दी आपको। इसका नाम रख लेता हूं मैं R1, इस रेजिस्टेंस का नाम रख लेता हूं R2, इस रेजिस्टेंस का नाम रख लेता हूं R3, और इस रेजिस्टेंस का नाम रख लेता हूं R4। इनका नामकरण कर लिया, और देखो मैंने धारा का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, यानी कि इस सेल से कितनी धारा निकल रही थी, 4 एम्पीयर की धारा निकल रही थी। समझते रहे ना इस बात को ठीक से। अब यहाँ आके दो हिस्से हो गए, इधर चली गई I1 धारा, इधर चली गई I2 धारा। I1 करंट जब यहां से निकली, I1 इलेक्ट्रिक करंट जो भी जाएगी 4 एम्पीयर में जाएगी, 4 ओम में, और वही जाएगी 8 ओम में। और जो I2 करंट इलेक्ट्रिक करंट will be go in 6 ohm resistance, same will go in 12 ohm resistance, है ना। ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि 4 ओम, 8 ओम तथा 6 ओम 12 ओम में कितनी कितनी धारा बहेगी, ये वाली बात करना चाह रहा है। तो मैं बताता हूं इसका आंसर। अगर तुमने I1 का मान निकाल लिया तो वही धारा इसमें है 4 ओम में, वही धारा इसमें है, मतलब कि 8 ओम में। अगर तुमने I2 का मान निकाल लिया तो वही धारा 6 ओम में होगी, और वही धारा 12 ओम में होगी। ये बात भी क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब क्यों नहीं हम इस सवाल को कर ले, यानी कि हमें बेसिकली I1 I2 का मान निकालना है, I1 I2 का मान निकालना है। I1 I2 का मान निकाल के जो धारा I1 होगी वही धारा 4 ओम में होगी, वही धारा 8 ओम में होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। और जो धारा I2 6 ओम में जाएगी वही 12 ओम में जाएगी, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, क्लियर। लेकिन सुनो, वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन वोल्टेज से कोई ज्यादा मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है, डन। अब एक काम कर ले रहा हूं मैं कि अब तीर का निशान खींचना है, ओके। नाउ आई विल ड्रा एरो, एंड हाउ टू ड्रा एरो यू कैन टेल मी। करंट यहां से भी आ रहा है, यानी कि ऐसे भी खींच सकते हैं आप। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं। अगर आपने खींचा तो फिर मजबूरी है आपको ऐसा करना, क्योंकि मैंने बताया ऐसे राउंड पूरा साइकिल पूरी होनी चाहिए, चक्र। अगर करंट ऐसे भी जा रहा है इधर को, तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं। तो अगर आपने कर दिया तो ऐसा करना पड़ेगा दूसरा। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, अपनी मर्जी से मैं ऐसा कर ले रहा हूं, क्लियर। तुम अपने हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि करंट इधर से भी जा रहा है। अगर जब मैंने ऐसे कर लिया तो मेरी मजबूरी बन जाती, मैं ऐसे करूँ इसे, तो पूरा एक क्या बन गए, साइकिल बन गई। ये मेष मैंने मान लिया बन, खंड पर मान लिया। और तुम पता ही किरचॉफ का जो दूसरा नियम लगता है वो बंद परिपथ में लगता है। तो ये बंद परिपथ हो गया, इसका नाम रख लेता हूं मैं A
बी जैसे जैसा मैंने तीर का निशान खींचा ऐसे ऐसे गया मैं, देखो ऐसे, तो वैसे इसका नाम ए बी सी डी और ए। तो इसमें लगाऊंगा देखो मैं, तो चलो लगा देता हूँ, इसे फिनिश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी। देखो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मेष फर्स्ट बाय किरचॉफ सेकंड लॉ इन मेष फर्स्ट। मेष फर्स्ट में ले रहा हूँ, देखो किरचॉफ के नियम से कैसे लगाएंगे बताओ। यहाँ से लगाना स्टार्ट करो जहां से, क्योंकि आपको क्या पता है रूल क्या होता है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। क्लियर, ध्यान रखना केवल इसमें लेना हमें, किसमें लेना, ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में लेना है। अब यहां से स्टार्ट करो तुम, तो ये कितना, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, केवल रेजिस्टेंस देखो, फिर उसमें धारा देखो और बस डायरेक्शन देखो, और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तीर के निशान के तो फिर निगेटिव कर दो, सेम है तो फिर फिलहाल ये रेजिस्टेंस देखो, करंट जा रहा तो डायरेक्शन सेम है इसकी, यानी कि प्लस का रहेगा ये भी क्या इधर जा रहा, ये भी सेम रहेगा प्लस का। लेकिन अब उल्टा हो, करंट इधर को जा रहा है ऐसे, लेकिन तीर का निशान इधर को आ रहा है, यानी कि इसके लिए और इसके लिए निगेटिव करेगा। चलो कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से I1 R1 I1 R1, फिर ये मान बाद में रख लेंगे, फिर प्लस को लगा के कि ये अभी डायरेक्शन सेम है तीर के निशान जैसे, I2 और इंटू R2, फिर इसके बाद में अपोजिट आ रहे हैं हम, क्योंकि तीर का निशान इधर जा रहा है, तीर का निशान इधर आ रहा है, करंट इधर को जा रहा है, अपोजिट हो गया। तो आप क्या करोगे, प्लस ही लगाओगे लेकिन माइनस में लिख देंगे आपको, बाद में निगेटिव होना है। तो कितना, चलो I3 R3 और प्लस माइनस I4 और ये R4। अब मुझे एक बात बताओ, जिस मेष में हम लगा रहे हैं, जिस ए बी सी डी ए, इस मेष में नीचे नहीं जाना, केवल इसमें, क्या आपको इसमें कोई सेल दिख रहा लगा हुआ कहीं, ये लग रहा है इसमें सेल नहीं लग रहा, जब सेल ही नहीं तो बराबर क्या कर देंगे 0, समझ जाना इस बात को। आप इनके मान रख दो I1, अगर आपने ये लाइन लगाने सीख ली बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। और ये जब ही होगा जब तुम 2-4 न्यूमेरिकल करोगे। ये I1 का मान निकालना आपको, ओके I1, और ये कितना R1 इज 4, I2 I1, दिस इज द I2 और दिस इज द I2, रॉन्ग हो गए, ठीक है, क्योंकि R1 में R2 में धारा सेम है I1, R3 में R4 में धारा सेम है, दैट इज I2। तो यहाँ पे I1 और इसकी वैल्यू कितनी है R2 की 8 ओम है, माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, I2 इसकी वैल्यू कितनी 6 है, और माइनस I2 R4 कितना है 12 है, इक्वल टू 0। समझ रहे हो बात आप। चलो 4I1 प्लस 8I1 माइनस 6I2 माइनस 12I2 इक्वल टू 0, ठीक है। 4I1 8I1 कितना हो गया 12I1, और ये कितने माइनस माइनस के ये भी जुड़ेंगे रहेंगे माइनस में, 12 से कितना होगा 18I1 I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, आप कॉमन के ले सकते हैं, आप 2 कॉमन लेके काट दो, ठीक है। या फिर एक काम करो, मुझे ये फिनिश करना पड़ेगा, चलो एक काम कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो ये कितना 12I1 और बराबर कितना, इसको बराबर में ले जाऊंगा तो माइनस के प्लस हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। अब 2 छंग 12, 2 9 18 कट गए, फिर 3 से काट दो, 3 6 3 3 9, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा उधर, इधर बचा 2I1 इजिकल टू कितना 3I2, इक्वेशन 1 मान लो इसे। अब एक बात बताओ, आप I1 में I2 में की इक्वेशन बन गई, अभी एक से तो बात बनेगी नहीं, दूसरी भी चाहिए, तो दूसरी कैसे बनेगी ये बताओ। ये थी I1, अब इसके 2 हिस्से हो गए, नो ये थी I, और इस I के 2 हिस्से हो गए, इस I के 2 हिस्से हो गए, एक I1 और एक I2। अगर मान लीजिए इसे मैं क्या करूं, तोड़ दो 2 हिस्सों में,
और फिर जोड़ो तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा जैसे था पहले। यानी कि 4 बराबर कितना, अगर 2 + 2 कर दो तो अगर उनको जोड़ दो तो उसके बराबर होगा नहीं होगा। कहना है मतलब है परिपथ से लिख दो, परिपथ से। क्या परिपथ से? यानी कि जो ये है आई, ये 2 हिस्सों में टूटी थी, यानी कि I1 + I2 में, तो इनका जोड़ इसके बराबर होगा नहीं होगा? होगा। अगर 100 के तुम 2 हिस्से करोगे 50 50, तो उनको जोड़ के क्या आएगा? जैसे कि 100 50 50, 100 के तुमने 2 हिस्से कर रखे, 50 + 50, तो बात तो वही है, यानी कि टोटल है और इनके हिस्से थे, ये टोटल है, ये इनके हिस्से हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रकार, और ये कितनी आई कितनी है आपके पास? आई थी 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर रख ली। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू बच्चों कितनी? I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू नहीं पता हमें नहीं पता I1 की वैल्यू। ठीक है, I1 I2, यानी कि सर लिख दो I1 + I2 बराबर कितना? 4। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। एक समीकरण बोरी, एक समीकरण एरी, यानी कि ऐसे I1 का मान निकाल कर यहाँ रख दो। ठीक है, तो मुझे फिनिश करना पड़ेगा पूरा परिपथ ये। ठीक है, तो आपको शायद ही पता लग गया होगा इस बात का। तो समीकरण 1 से आप एक काम करो, I1 की वैल्यू निकाल लो। I1 = कितना जाएगा? ये 3I2 अपॉन कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो इसे, यानी कि समीकरण 1 से I1 का मान इसमें रख दोगे तो ये समीकरण किसमें चेंज हो जाएगी? सही, I2 में हो जाएगी। अगर तुमने I2 का मान निकाल के इसमें रख दिया, समीकरण I1 में हो जाएगी। जैसे इसमें रखो, I1 की जगह रख दो, यानी कि पहले मैं उस समीकरण को लिख देता हूँ, I1 + I2 = 4। ये क्या? फ्रॉम इक्वेशन 2, और रख दो ऑब्जेक्ट की जगह इन प्लेस ऑफ I1, तो 3I2 अपॉन 2 + I2 = 4। I2 में होगा नहीं होगी, क्योंकि हमने I1 का मान रख दिया। अगर रखते I2 का मान तो ये I1 में हो जाती। ओके, अब यहाँ से फिर एक काम कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं 2, तो यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 3I2 रह जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी = 4। अब फिर यहाँ पहले लघुत्तम लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 2 5, कितना? 5I2 हो गया, और ये कितना? 2 चौका 8 हो जाएगा, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई इसमें होगी। अब I2 = कितना हो जाएगा इससे? I2 = 8/5। ठीक है बच्चा, अब मैंने पे काम किया, 5 × 5 3 बचा, और पॉइंट लगा 5 अंक, ये हो गए 30। तो यानी कि I2 की वैल्यू कितनी? 1.6 आ गई। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब उसमें रख दो I2 का मान, उसमें रख दो, यानी कि I1 + I2, या उसमें रख दो, इसमें रख दो, मतलब कुछ नहीं होता, दोनों में सेम ही है। 1.6 + I1 + 1.2 = 4। I1 = कितना है? 4 - 1.2, और ये हो जाएगा तुम्हारा I1 3.9, ये हो जाएगा 2.8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 2.8 एम्पीयर करंट आ जाएगा, और ये वाली बात सही बैठ गई हमारी। ठीक है, तो यानी कि जो तुम्हारे 2 प्रतिरोध होते हैं इस वाले में, ऐसे ही तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ। ऊपर जो रेजिस्टेंस थे ऊपर वाले, एक तो R1 और एक R2, तो उनमें कौन सा करंट जा रहा था? I1। तो उन दोनों में कितनी कितनी धारा बह रही है? 2.8 इसमें, 2.8 इसमें। और जो नीचे क्या थे? 2 नीचे थे, एक तो था R3, आप सोच रहे हो ना जो चित्र बनाया था थोड़ी देर पहले, R3 R4, उसमें कौन सी करंट जा रही है? I2। तो उसमें कौन सी धारा जाएगी? I2 ये है, तो 1.6 R3 में, यानी कि ये धारा बहेगी R1 एंड R2 में फ्लो होगी, और ये किस में फ्लो होगी? R3 में और R4 में। तो ये फायदा होता है इसका कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है वो निकाल ली हमने। कैसे निकाली आपको पता लग गया इस बात का। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब एक काम कर लेते हैं, एक किरचॉफ का रूल पढ़ लेते हैं, वो सॉरी व्हीटस्टोन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सवाल लगाना। ठीक है, सर्किट लेना, उसमें धारा का वितरण करना, पहले प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी कितनी धारा जा रही है सेल का देख के। ठीक है, I1 I2 करके, उसके बाद में ऐसे
तीर का निशान खींचना, उसके बाद किरचॉफ का सेकंड नेम लगा देना। ठीक है। अब एक बात मेरे तो बताई थी, किरचॉफ का सॉरी व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु जो फाउंडर है इसके, फाउंडर मतलब साइंटिस्ट, वो थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। कंट्री कौन सी थी? इंग्लैंड, कंट्री इंग्लैंड। ओके। और सन का मुझे ज्यादा पता नहीं है, सन क्या था। ठीक है, आई एम बिजी नाउ। ठीक है। इंग्लैंड के परिपथ ये था। तो ये न, इसका सन नहीं पता मुझे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो तुम्हारे परिपथ होते हैं तो उसमें एक काम करते हैं, धारा निकालते हैं, धारा में प्रतिरोध के मान निकालते हैं, धारा में प्रतिरोध के मान ज्ञात किया जाता है, ये भी सेम ही है। और इसमें इसका जो प्रतिबंध है, स्टेटमेंट जानते हो क्या होता है? स्टेटमेंट और कंडीशन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, वो क्या थी? P/Q इक्वल टू R/S। अगर दो रेजिस्टेंस ऊपर के चित्र जो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले सेम ही है, P/Q। बस मतलब कि R1 की जगह P, R2 की जगह Q, R3 की जगह R और R4 की जगह S है। ठीक है। PQRS मान नाम चेंज कर दिए, कुछ नहीं करा, बाकी सब मतलब वही है। तो आपको पता लग रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो P/Q और R/S अगर इनका अनुपात बराबर है तो जो बीच में, तो व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बताया कि कम से कम 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए, और 2 तो होने चाहिए चतुर्भुज, सॉरी 4 तो होने चाहिए, जो चतुर्भुज है उसके चारों भुजाओं पर लगे होने चाहिए 4 प्रतिरोध, और जो 5वां प्रतिरोध है वो लगा होना चाहिए विकर्ण में, मतलब बीच में। तो उस बीच वाले को देखते हैं, अगर बीच वाले में धारा बह रही है तो यानी कि ये बैलेंस, इसमें धारा नहीं बहेगी, नोड फ्लो करंट, नोड फ्लो करंट। ओके। अगर तुम्हारा ऐसा आ गया, प्रतिबंध सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऐसा आ गया, तो भैया करंट यस। तो जहां पे यस वाली बात आ जाएगी वहां पे बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमें जो है ना, अगर सिंपल करना है तो हमें इस प्रतिबंध फॉलो होना चाहिए। ठीक है। अब प्रतिबंध कैसे फॉलो करते हैं, इसको शुद्ध भी कर लेते हैं कि कैसे करते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है। तो मैं तुम्हें मूलजवानी बता देता हूँ कि व्हीटस्टोन ने चतुर्भुज लिया, ना तो वो समांतर चतुर्भुज है, ना वो आयत है, ना वो वर्ग है, आप उनको कुछ मत सोचो। चतुर्भुज है मतलब 4 भुजाओं से निर्मित है। तो 4 भुजाओं से निर्मित मैं ऐसी बना देता हूँ, देखो फिर से जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ऐसी आप बनाने की कोशिश करना तो बेटर होगा। है ना? देखो ऐसे, ये इस तरह से बना लिया मैंने। अब यहाँ पे एक पूरा सर्किट बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है। ये पूरा ऐसे बनाया मैंने। ये क्या लगाया मैंने? की लगाई, क्योंकि कंप्लीट सर्किट चाहिए होता हमें। कंप्लीट जब भी होता है जब उसमें सब चीज लगी होती है, मतलब की तो लगी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सर्किट ठीक नहीं होता है। तो ये की लगा दी हमने। अब यहाँ पे जो करंट जा रही है वो करंट कितनी जाएगी, मतलब ऐसे मान लो, जब पता नहीं तो क्या मान लो, स्मॉल आई मान लो, लेट कर ली मैंने आई। इस सेल से जो ई है, इस सेल से कितनी धारा निकल रही है? आई निकल रही है। अब यहाँ कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, या तो मान लो यहाँ पे I1, यहाँ मान लो यहाँ पे I2। अगर तुमने यहाँ पे I1 माना तो यहाँ पे क्या मानोगे? I2 मानोगे। इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो Q, इसका नाम रख लो R, इसका नाम रख लो S, PQRS। ठीक है।
आपको समझ में आ रही होगी बात ये, यानी कि ये R1 की जगह P, R1 की जगह क्या लिख देना P, R2 की जगह लिख देना Q, R3 की जगह लिख देना R, और R4 की जगह लिख देना S। तो जो ये करंट निकल रही है ऐसे इस सेल से जारी करंट निकल के, इस सेल से जितनी करंट निकल रही है I निकल रही है, I यहाँ से जारी प्लस से निकल के और जा रही है, तो यहाँ पे इसके दो हिस्से हो गए I1 I2, ठीक है। तो जो धारा यहाँ को मुड़ी है तो वही तो इसमें जाएगी, यानी कि इसमें कितनी आएगी I1। क्यों कर रहा हूं मैं धारा का वितरण, इसमें किरचॉफ का सेकंड नियम लगने वाला है और P/Q बराबर R/S सिद्ध होने वाला है, ठीक है। R3 और R4, यानी कि इसमें कितनी धारा जाएगी I2 तो लिख दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी, यहाँ भी I2। और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि ये G क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। देखो एक तो होता है धारा मापी, एक तो होता है एमीटर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एमीटर या इसको एम्पेयर मीटर कहते हैं, एम्पेयर मीटर। इसका मतलब क्या होता है, धारा मापने का काम में आता है, करंट मापने के काम में आता है, जो श्रेणी क्रम में लगता है बैटरी के। और एक होता है तुम्हारा धारा मापी, धारा मापी, इसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब भी धारा मापना होता है, आई को मेजर करना होता है। इसका मतलब भी आई का मेजर करना होता है। ये दोनों मीटर हैं, धारा धारा को मापने वाले यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। तो फर्क क्या है इसमें, तो जो तुम्हारे एमीटर है, एमीटर, इसके द्वारा हाई करंट मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हाई करंट करते, तो करंट ही है मेजर ये, और इसके द्वारा लो करंट ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा धारा मापी और ये एमीटर में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसे मुझे फिनिश करना पड़ेगा, कर दिया मैंने फिनिश, ठीक है। अब तो उसने बताया कि व्हिटस्टोन ने बताया कि भाई एक चतुर्भुज है, इसका नाम रख लो A B C D। A B में R1 लग रहा है, इसका नाम P है। B C में R2 जिसका नाम Q है, C D में R4 जिसका नाम S है, और R3 इसमें R3 जिसका नाम R है। इसमें करंट यहाँ से बटी I1, तो वही इसमें। अब इस बात का हमें पता करना है, ठीक है। अब देखो, एक मिनट सुनते रहना ठीक से। तो यहाँ पे एक कुंजी है, ये कुंजी कौन सी होगी, K1 होगी। अब यहाँ पे एक कुंजी और होती लगी हुई, ये होती K2। जब आप कुंजी K1 को खोलते हो, ध्यान देना इस बात पे, जब आप कुंजी K1 को खोलते हो तो पूरे सर्किट में करंट आता है, ठीक है। लेकिन जब K2 खोलते हो, जब इसको बंद करते हो तो पूरे सर्किट में करंट आता है, लेकिन जब इसको बंद करते हो तो इसमें कोई करंट नहीं आता, धारा माप में कोई करंट नहीं बताता, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमें सिद्ध करना कि इसमें करंट नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस होगा, और वही बैलेंस का मैं एक काम कर रहा हूँ, सिद्ध कर वो मान के मैं कर देता हूँ उसे, ठीक है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ हल्का से, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, आप समझ लेना कि ये इधर को है, बिल्कुल सेम ही है। आई करंट निकल रहा है, आई के दो हिस्से हो गए। अब देखो यहाँ से किरचॉफ के नियम से ये मेष 1 हो गया, मेष 2 हो गया। इसमें करंट कितना आएगा, हाँ बस तीर का निशान खींच लो, करंट ऐसे जा रहा था ऐसे। अब मेरी मजबूरी की फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे दो मेष बने हैं, एक मेष फर्स्ट मेष और सेकंड मेष। फर्स्ट मेष में लगाओ पहले किरचॉफ का पहला नियम, किसमें, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में ले लिया पहले, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। किरचॉफ ने लिख रहा है, मैं यहाँ पे दूसरा नियम लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या, I1 तीर का निशान सही है, धारा बह रही है, I1 R1 ये माइनस हो जाएगा इधर को, यानी कि रेजिस्टेंस को देखता है, उसमें धारा देखता हूँ, कुछ नहीं देखते। I2 और R3, ये R3 है जिसका नाम आ रहा है R3 इक्वल टू क्या, इसमें कोई सेल है, क्या इसमें कुछ सेल है, क्या इसमें बैटरी लग रही, कोई नहीं लग रही ना, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो समीकरण क्या, इसको कर दिया मैंने, I1 R1 इज इक्वल टू कितना, I2 R3, इसको उधर लेके प्लस में, ध्यान देना।
I1 R1 का मान कितना है, P माना था, बराबर I2 R3 का मान कितना आ रहा है, समीकरण मान लिया कि। अब इसी प्रकार दूसरे मेष में लगाओ, किसमें, मेष क्या, बी, करंट ऐसे जा रहा, देखो बी सी डी बी में, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से जाते हैं, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में क्या होगा कि ये I1 R2 माइनस हो जाएगा I2 और R4, और इसमें भी कोई साइन नहीं है, जब साइन नहीं है तो बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 की जगह 0 हो जाएगा। I1 R2 कितना है, Q1, और इसको बराबर ले गए हम I2, R4 कितना है, ऐसा। समीकरण क्या आ गई, दूसरी आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, वो भाग कर दो। तो मैंने एक काम किया, समीकरण 1 को उसके नीचे लिख देता हूँ, 1/2 कर लो, 2/1 कर लो, तो LHS 2 तो है ही है, इसके नीचे मैं 1 को लिख देता हूँ, और ये बराबर तभी से लगाता हूँ यहाँ पे I2 R, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या हो गया, Q/P बराबर SL/R। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो उल्टा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जब इधर का उल्टा करते LHS उल्टी मतलब करते हो तो फिर तुम्हें RHS भी उल्टी करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों का सेम ही होता है। तो यानी कि Q/P पे क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, R/S हो जाएगा। तो ये प्रतिबंध आ गया, मतलब कि इसका अगर दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर आता है, मान लीजिए कितना है, 8 है, ये 16 है, ये कितना 32 है, ये कितना 64 है, 8/16 कर दो, और ये 32 पर कितना 64 कर दो, तो 8 दूनी 16 आ गया, दूनी कितना 64, 1/2 आ गया, यानी कि इसमें करंट नहीं आया, यानी कि इसको हटाओ। अब बड़ा सिंपल सा हो गया, यानी कि ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, बस इस प्रकार से इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबंधी है, और इस तरह के काफी सारे सवाल होते हैं, और ये जो संधारित्र कैपेसिटर उसमें भी यूज हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स विच आई explained to you. So have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.